हेलो बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, उसका अगला टॉपिक आज का क्या है, मूलानुपाती और क्या सर अणुसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाले जाएंगे और अणुसूत्र कैसे निकाले जाएंगे, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो, आज सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग को भाई क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना, जल्दी से आना, खाली हाथ तो आना मत। आइए देखते हैं क्या है चैप्टर आपका जो चल रहा था वही है। हमने मोलर द्रव्यमान चर्चा कर लिया था। अब आपका क्या है सर, टॉपिक आपका है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र का परिकलन। क्या मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र का परिकलन। क्या सर, अणुसूत्र का परिकलन। अब बात यह आती है कि सर अणुसूत्र का परिकलन कैसे करेंगे हम, है ना। आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपको यह जानना है, निकालने से पहले आपको यह पता करना कि सर मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र होता क्या है। क्या होता क्या है भाई, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, निकाल सकते हो। तरीका जो होगा वो तो अलग तरीका, लेकिन आपको सबसे पहले जानना है कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र होता क्या है। आइए हम बताते हैं आपको मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र होता क्या है। देखते हैं क्या है सर, जल्दी से। सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे क्या सर, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, आइए इसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। आइए देखते हैं, किसी भी यौगिक का, क्या, किसी भी यौगिक का वह सामान्य सूत्र जिसमें क्या कम से कम मात्रा में और निश्चित मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं। क्या सर, कम से कम मात्रा। आइए देखते हैं क्या कहा आपने सर, यानी किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक यौगिक का वह सामान्य सूत्र, वह सामान्य सूत्र, है ना, जिसमें कम से कम व निश्चित मात्रा में, कम से कम व निश्चित मात्रा में, बात को सुनना, मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये हो गया सर, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ये बात हो गई। आगे बात आती है सर इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या होगा सर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल के बारे में। कि मूलानुपाती सूत्र की थ्योरी तो ये हो गई कि सर किसी भी यौगिक का, यानी कि वह सामान्य सूत्र जिसमें कम से कम व निश्चित मात्रा में हमारे पास तत्व उपस्थित होते हैं, वह क्या है हमारा सबसे सरलतम सूत्र जो होता है वो हमारा क्या है, मूलानुपाती सूत्र होता है। यानी सरल सूत्र जो है समान हमारा मूलानुपाती सूत्र। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मेरे पास अगर आ गया, अगर मैं बोल दूं कि सर ग्लूकोज है, क्या सर ग्लूकोज है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH2O। मतलब कहने का कि इसको इतना सरल कर दो, इतना सरल कर दो कि उससे ज्यादा छोटा ना हो सके। तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 करने 6, यानी कि C1H2O1। यानी एक बार, अब ये जो सूत्र आया है ये ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है, इसमें परमाणुओं की जो संख्या वो कम से कम है और निश्चित भी है। ये हमारा जो होगा सूत्र वो मूलानुपाती सूत्र होगा। आइए आगे देखते हैं सर। आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लो मेरे पास क्या सर, N2N4O10 है ना, का मूलानुपाती सूत्र, N4O10 का
मूलानुपाती सूत्र, ये आ गया। आगे बात करते हैं सर इसके बारे में, क्या 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 करने 2 दूनी 4, 2 बचे 10, यानी N2O5। अब इससे ज्यादा ये छोटा हो नहीं सकता, क्या इससे ज्यादा ये छोटा हो नहीं सकता, इस वजह से ये आपका जो सूत्र है इसका मूलानुपाती सूत्र ये होगा, यानी जो इसका नाम होगा वही उसका भी नाम होगा, बट उसका क्या है वो मूलानुपाती सूत्र माना जाएगा। ठीक, आगे चलें जी सर, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे 1 2 3 सर, इसके आगे और भी सूत्र इसी प्रकार से आप लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लिखना है वो लिख लो भाई। अगर आप चाहते हो कि सर C2H6 अगर लिखा है तो सर इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा C1 और H3 आ जाएगा, ये हो गया सर मूलानुपाती सूत्र इसका हो गया। C1H3 मतलब 2 से डिवाइड हो गया, 2 करने 2, 2 3 6। तो इसी प्रकार से जो भी होगा यौगिक उसका सामान्य, उसका सरल सूत्र जिसमें परमाणुओं की संख्या हमारी कम से कम हो, क्या सर निश्चित हो, और वही सूत्र हमारा क्या होगा मूलानुपाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं सर आगे अणु सूत्र के बारे में। 1 2 3 चले, हाँ सर चलते हैं, अणु सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं अणु सूत्र के बारे में क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइए बात करते हैं सर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है सर, अणु सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। किसी भी यौगिक का वह सूत्र जिसमें क्या है अधिक से अधिक व निश्चित मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं, अधिक से अधिक व निश्चित मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं, इस बात को पकड़ना। क्या किसी भी यौगिक का, किसी भी यौगिक का वह सूत्र जिसमें अधिक से अधिक व निश्चित मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं, क्या अणु सूत्र कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है। आइए देखते हैं सर एग्जाम्पल में क्या होगा। एग्जाम्पल में देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल आपका कुछ ज्यादा नहीं है, यहां जो बात कहा है सर अधिक से अधिक लेकिन निश्चित भी बोला है। आपको अधिक से अधिक मतलब ये नहीं सोचना है कि सर हम कोई भी परमाणु ले लें, कितना भी ज्यादा ले ले तो जो ज्यादा से ज्यादा होगा वही हमारा क्या होगा अणुसूत्र होगा, नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन वो क्या निश्चित क्रम में हो, जितनी जरूरत पड़े उतना ही हो। जैसे कहने का मतलब कि आपके पास ग्लूकोज का जो ये है सूत्र C12 क्या C6H12O6 का ये जो सूत्र है, इसमें ग्लूकोज का सूत्र में आपका कार्बन 6 बार ही रहेगा अधिक से अधिक, ऑक्सीजन 6 बार ही होगा अधिक से अधिक, और हाइड्रोजन 12 बार ही होगा अधिक से अधिक। यानी ग्लूकोज में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो मात्राएं होंगी अधिक से अधिक वो इतनी होंगी और निश्चित हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होगा वो ये होगा, और मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो पीछे आया था, कटने के बाद CH2O आया था, हो गया। ये आपका क्या है ग्लूकोज का अणु सूत्र है, क्या ग्लूकोज का अणु सूत्र, ठीक, ये हो गया। आगे बात आती सर इसी प्रकार से हमारे पास अगर मान लो हमारे पास H2SO4 लिखा है, ये भी लिखा है, हाँ सर ये भी लिखा है, बिल्कुल सर लिखा है एकदम अच्छे से। H2SO4 अगर लिखा है तो इसमें भी ये भी क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्या सल्फ्यूरिक क्या अम्ल का अणुसूत्र है। इससे ज्यादा हम उसमें क्या है तत्वों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना इससे ज्यादा तत्व को बढ़ा सकते हैं। आगे ठीक, आइए देखते हैं सर आगे क्या होगा, अगला क्या होगा। इसी प्रकार से हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है, और भी सूत्र क्या है, जो भी लिखना वो लिख सकते हो आप चीनी लिख सकते हो C12H22O11, इससे ज्यादा इसमें परमाणु बढ़ा नहीं सकते हो, ये हमारा अधिक से अधिक है और निश्चित मात्रा में है, अतः ये जो सूत्र है ये चीनी का अणुसूत्र होगा। क्या सर चीनी का अणुसूत्र,
अर्थात शुगर का, है ना, चीनी का अणुसूत्र। आई बात समझ में? चले चले, ठीक सर, आ गया। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी, एकदम ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना, ठीक। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक जो आपका है ये है सर, इसके बारे में आगे क्या बताएंगे हम। अगला जो हमारा होगा, अब हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध। पहले इस संबंध को जानेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को जानेंगे, है ना। आइए देखते हैं क्या है। हाँ, 1 2 3, चलो। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है। इसको निकालना जान गए तो एक सवाल फिक्स हो गया आपके कंपटीशन में भी और इसमें भी। क्या इसका सर इंग्लिश नहीं लिखेंगे? लिख देते हैं भाई, क्या चिंता कर रहे हो। हाँ, क्या सर? रिलेशन बिटवीन, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं सर, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही आसान है, कोई परेशान नहीं होना है, कोई ज्यादा नहीं परेशानी है। आइए देखते हैं क्या होता है सर। देखो, हमारे पास अणुसूत्र अगर है तो अणुसूत्र, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल एन, ये होता है आपका, ये होता है आपका भाई, क्या होता है सर, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध। आगे बात आता है एन क्या है सर। एन जो हमारा है, एन क्या, एन जो हमारा है वो क्या है, अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान, अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान, उसके बाद होल बाई, क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ध्यान से सुनना, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। अब बात ये आती है कि सर ये निकालेंगे कैसे। एक पूर्णांक ही है, यूं समझ जाओ, ये क्या है, पूर्णांक है। यानी आपके पास क्या है, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। अगर अगर हमें n का मान निकालना है तो हमें मूलानुपाती सूत्र का भार पता होना चाहिए और अणुसूत्र का भार पता होना चाहिए। दोनों का अगर भार पता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वहां से आ जाएगा n का मान, n से क्या कर देंगे इसमें। अब बात आती है सर इसको लगाएंगे कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके सवाल कैसे आते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। आइए देखते हैं सर क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 1 2 3। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे निकालते हैं सर, क्या क्या उसमें जरूरी है आपको जानना, कैसे कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। चले जी सर, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, जल ग्रहण कर ले। चलिए 1 2 3। आइए अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से, एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, किसी यौगिक में है ना, कार्बन 62.73
कार्बन की मात्रा लिख, कार्बन की मात्रा 62.73 कॉमा हाइड्रोजन 6.60 है ना, और शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या 60 लिखो इसको 606। हाँ, आगे क्या है, और शेष ऑक्सीजन उपस्थित है, और शेष ऑक्सीजन उपस्थित है, आगे तब यौगिक का मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए यदि और यदि अणुसूत्र का मोलर द्रव्यमान कैसा, अगर मान लो यहां से छियासी ग्राम प्रति मोल है, तब यौगिक का अणुसूत्र भी ज्ञात कीजिए, अणुसूत्र भी लिखिए। चलो मान लो ऐसे कर दिया, सवाल एक दे दिया मैंने, एक सवाल बन गया अपने हिसाब से बन गया। अब इसको क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। सर एक सवाल है, इसे सूत्र को निकालना है। सबसे पहले आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना है, उसके बाद क्या अणुसूत्र निकालना है। उसका एक सहारा दे दिया कि सर अणुभार दे दिया है, ठीक। अब हमें क्या है निकालना, सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है उसके बारे में बताते हैं, आइए देखते हैं। सर बहुत आसान तरीका, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से एकदम मजे से लगाएंगे हम भाई, मजे से। चलिए देखते हैं, एक सारणी बनाएंगे ऐसे प्यार से, बन गया। यहां से क्रमांक, यहां से तत्व का संकेत, यहां प्रतिशत, यहां उसका अणुभार, और यहां आपका क्या होगा, उसका प्रतिशत बटे अणुभार, और यहां क्या होगा, इसका सरल अनुपात होगा, है ना। यहां थोड़ा सा और बड़ा कर दो, सरल अनुपात होगा, और उसके बाद क्या सर, यहां से पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। आइए बात करते हैं, सर इसको क्या करो, बंद कर दो। अब बात आती है सर ये क्या क्या है। देखो मैं संकेत करता हूं, ऐसे हमेशा आपको पेपर में लगाना, कुछ करना नहीं है। ये क्रमांक संख्या है, यहाँ हमारे पास तत्व रहेगा, यहाँ हमारा प्रतिशत रहेगा, यहाँ हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना। और यहाँ क्या होगा सर, प्रतिशत बटे मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा सर, सरल अनुपात होगा, और यहाँ क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी, क्या पूर्ण संख्या होगी, ठीक। अब बात आती है जरूरत पड़ेगी तो पूर्ण संख्या लगाएंगे, नहीं तो नहीं। आइए देखते हैं, सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, कार्बन है तो कार्बन का संकेत C। दूसरे नंबर पे आता है क्या सर, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत C। और तीसरे में यहाँ जिसका जिसका नाम लिया उसी के हिसाब से लिख रहे हैं हम, ध्यान देना, जिसका जिसका नाम लिया क्वेश्चन में उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की थी, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लिया। परसेंटेज कितना दिया कार्बन का सर, 62.73 दे दिया, ठीक।
और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना दिया है 6.60 दिया। ठीक सर, इसका नहीं पता ऑक्सीजन का। कहा है ऑक्सीजन का कि शेष ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि 100% में से कार्बन आपका दिया है, हाइड्रोजन आपका दिया है, और जो बचा वो ऑक्सीजन है। यानी हम क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और जो बचेगा उसी में से क्या, उसी को 100 में से घटा देंगे। क्या आएगा, देखो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ दो, 6 3 हो गया सर, जोड़ दो 3 3 6, ये आएगा ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो 0 है यार, मैं क्या लिख दिया, ये 0, 3 आ गया, 7 6 13 का 3 आ गया, कितना बचा सर 6 3 9 आ गया, यहां से 6 आ गए, इतना आया, कितना आया, हाँ सर, यानी कि जोड़ने पर इतना आ गया। ठीक 6 2 8 9, ठीक। अब बात आती है सर, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे किसमें से, 100 में से, तो 100 में से इसको क्या करना है, हमें घटाना है, 3 3 और 9 और 6 दशमलव लगाओ, घटाएंगे तो यहां से 10 में से 3 गया 7, यहां से 6 में से 9 गया, ओ सॉरी 9 में से 6 3 गया 6, और यहाँ क्या बचा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या बचा सर, 9 में से 6 गया 3, यानी 30.67। ठीक 30.67 आया इसका, 30.67 आ गया। इतना कर लिया मैंने, क्या किया, सीधा सीधा हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 100 में से घटा दिया। क्यों, क्योंकि घटाने के बाद जो बचा हमारा वही क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा होगी, यहाँ कहा है, तो ये बात होगी। सर इसको क्या किया, मैं मिटा देता हूं, मिटा दिया। ठीक आगे बात आती है सर, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है अणुभार। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है सर 16। ठीक लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा सर, ये देखो प्रतिशत बटे मॉलिक्यूलर वेट है, यानी इसमें इससे भाग देना है, क्या इसमें इससे भाग देना है, तो यहां से क्या हो गया सर 62.73 और बटे 12, ये बराबर जो आएगा वो लिखो आप, यहां से 6.60 बटे 1, यहां से जो आएगा वो लिखो, यहां से लिखेंगे सर 30.67 बटे 16, ये जो आएगा वो लिखो। अब जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा, सब लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सर, 12 5 60 5 आया, तो थोड़ी सा बड़ी मात्रा आ रही है इसमें, तो भाई बड़ी मात्रा आ रही है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन मैं अपने आप से बनाया हूँ, यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। तो पहले ये लगाने का तरीका आपको यही होगा कि सर क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपका जो नंबर आया वो लिखो। ये कितना आएगा, आपको ना आए तो आप एक काम करो, ऐसे कर लो डिवाइड, बचपन में आप बहुत ऐसा किए होंगे। इसको लिख दो डायरेक्ट 62.73 हो गया, 12 पंचे 60, 5 बार गया 2 0 7 हो गया, 12 दूनी 24, क्या सर 24, ये सर 3, और यहाँ से 3 उतारो, 12 दूनी 24 12 36, 12 दूनी 24 फिर आएगा, क्या सर ये आया, और यहाँ से कितना बचेगा 13 7 9 4 13, 9 आएगा 0 0 उतारेंगे, 12 6 72, 12 7 84, 7 बार है ना। लेकिन ज्यादा नहीं जाना हमें, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहीं पीछे से कुछ करना नहीं है, मत जाओ। 22.5 दशमलव क्या आया, 5.22 आ गया। ठीक ये आ गया। अगला नंबर, इसको मिटाओ, ऐसे कैलकुलेट करते रहो आप लोग धीरे धीरे कॉपी में अपने। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं सर, इसका क्या आएगा, इसका तो भाई वही आएगा 6.60। इधर क्या आएगा सर, 16 करने 16 16 दूनी 32, 2 बार तो जाएगा ही नहीं। एक काम करो, इसको भी डिवाइड करो ऐसे, 16 30 6 7, 16 करने 16, सर ये 10 से 4 गया, 1 बचा, हो गया 6, 16 नंबर 144 आ गया सर, इतना आया, कट गया सर, यहां से 2 आया, और जो भी होगा एक बार और जाएंगे हम, 7 उतार लो, तो 16 दूनी 32, फिर भी नहीं होगा सर, एक ही बार जाएगा, यानी कि क्या 1.91 आएगा लगभग, ये आ गया। इतना आने के बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इतना आने के बाद सबको क्या किया, डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड करने के बाद मेरे पास एक नंबर आया। नंबर आने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ सरल अनुपात लिखा। सरल अनुपात का मतलब होता है कि इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी से सब में भाग देना है। क्या सर, इसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी में सब में भाग देना है। मतलब छोटा सबसे कौन है, सबसे कम वैल्यू 1.9 सबसे कम है, ये ज्यादा है ये ज्यादा है,
तो सर सबसे कम ये, तो इसी से सब में भाग दे दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो क्या हो जाएगा सर 5.22 भागे 1.91 हो गया। यहां से 6.60 भागे 1.91, यहां से 1.91 भागे 1.91। सर इसका तो 1 आएगा, बगल वाले कितना आएगा बताओ, इसका कितना आएगा, उसका कितना आएगा, 2 3 6, डिवाइड करो फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा सर, जल्दी 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 जल्दी। अगर आप बताते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो जान लेना फिर एकदम गड़बड़ होगा, है ना। हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी से। हाँ हाँ सर, इसको करोगे तो लगभग क्या है, 2 7 3, 2 7 3, 2 दूनी 4, हाँ बराबर आएगा 2 7 3, लगा लो कैलकुलेट कर लो। इसको देखेंगे तो सर कितना आएगा, 2 3 6, 3.47, ठीक, ये आया सर, आ गया। अच्छा अब इसकी बात आती है सर, इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखेंगे, इसको उसको, है ना, अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू लिखी जाएगी, जल्दी बताओ, अप्रोक्सीमेट उसको कितना लिखा जाएगा। हाँ सर, ये इतना आया, जो भी आएगा देख लो। अब बात आती है सर लगभग में कितना लिखा जाएगा, तो देखो ये 2.73 है, इसका मतलब ये 3 के करीब है, मतलब 27 है तो ये 30 के करीब है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे पूर्णांक संख्या। और इसको क्या 3.4 है, यानी ये 5 से कम है, तो इसकी निकटतम वैल्यू क्या होगी सर, 3 ही होगी। हो गया, यहाँ ऑक्सीजन अकेले आ रहा है तो ऑक्सीजन अकेले आएगा, सीधा सीधा हो गया। ये आ गया हमारे पास क्या सर, उनकी संख्या, यानी अब मान लेंगे क्या है सर, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या सर जेड है, ठीक, ये आ गया। अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे, क्या मूलानुपाती सूत्र बराबर, मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, जगह दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, यहां से CXHYOZ ये होता है। अब इसके C का मान कितना आया, 3 आया, तो C3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, और O1 हो जाएगा, ये आ गया। सर ये जो आपका सूत्र आया है, ये आपका क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, हाँ बिल्कुल है, ये आपका जो है वो मूलानुपाती सूत्र होगा, ठीक। ये आपका तरीका लगाने का है, बस कुछ करना नहीं है आपको, दिमाग में ऐसे रखो कि हमें एक तरफ क्या तत्वों को लिखना है संकेत, उसके बाद प्रतिशत लिखना है, उसके बाद अणुभार लिखना है, उसके बाद अणुभार से प्रतिशत में भाग दे देना है, उसके बाद उसका सरल अनुपात करना है, उसके बाद उसका पूर्ण संख्या लिखना है, निकटतम मान लिखना है, बस ये आएगा। जो नंबर आएगा यहाँ वो मूलानुपाती सूत्र की संख्या है, वो कम से कम परमाणुओं की संख्या होगी और कुछ नहीं होगा। अब बात आती है सर मूलानुपाती सूत्र तो निकल गया, अब बचा क्या, अणुसूत्र। अणुसूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया जी सर, आइए देखते हैं अणुसूत्र इसके बारे में कैसे आगे होगा, थोड़ा सा 1 2 3 इसको ऊपर करते हैं। अब हमें क्या करना है, अणुसूत्र कैलकुलेट करना है, क्या अणुसूत्र निकालना है। तो अणुसूत्र बराबर आप क्या जानते हैं, वी नो दैट, जब आपका मूलानुपाती सूत्र निकाले तो आप जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, अणुसूत्र बराबर, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, ठीक, ये होता है। तो सर मूलानुपाती सूत्र क्या हमारे पास ये है, मूलानुपाती सूत्र क्या है मेरे पास, क्या है सर, C3H3O1 का होल n, यह है। अब हमें अगर n पता चल जाए कैसे भी करके, तो मैं उसी में रख दूंगा, गुणा कर दूंगा, जो आएगा वो हमारा अणुसूत्र होगा। हाँ सर, तो एकदम आराम से देखो, अणुसूत्र के लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको n की जरूरत है, तो n बराबर आपको पता है क्या होता है, क्या n बराबर आपको क्या होता है पता है, यानी अणुसूत्र, क्या अणुसूत्र का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान, जो भी होता है मोलर द्रव्यमान ही है, और मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती
सूत्र का भार हो गया। इतना अगर आपको पता है तो डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। तो भाई अणुसूत्र का भार कितना दिया था ऊपर, कितना दिया था, शायद दिया था कितना सर, 86 दिया था। इसको पहले देख लो इसका कितना आ रहा है, पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सर इसका जो सूत्र होगा उसका कितना आएगा इसका, यानी कि मूलानुपाती सूत्र का जो अणुभार हो यानी सूत्र भार होगा, मूलानुपाती सूत्र का भार है ना, कितना सर 3 गुणे 12 प्लस 3 करने 3 प्लस 16, 12 24 12 36 प्लस 3 प्लस 16, 6 3 9 6 15 के 5 हाथ लागे 1 2 3 5 55, 110 होना चाहिए ना वहां, वो 86 तो कट गया, कितनी बार जाएगा। चलो अगर चाहो तो 86 दे दिया सपोज दैट, तो क्या करेंगे हम, ऊपर हमारा क्या सर 86 आया, नीचे कितना आया सर 55 दशमलव मतलब 55 आया डायरेक्ट। तो 55 जब आ गया तो हम क्या करेंगे अब सर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 55 करने 55 कितना बचा, अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल लो 55 86 एक बार गया सर 1 और 3 31 आया, दशमलव लगा दो, जीरो लगा दो, 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 बार चेक कर लो, 6 6 पंचे 30 जीरो, 6 पंचे 30 और 3 33, ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा लगभग लगभग। तो क्या सर 5 बार 1.5 कितना गया। अब ये 1.5 जो आया वो भैया क्या है, वो आधी वैल्यू है, ये तो हमारा 1.5 पॉइंट है। अब इसको कैसे रखेंगे, तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। अगर ये 1 क्या है 5 लिखा है तो इसको लगभग लगभग 2 मान लो, अप्रोक्सीमेट 2 मान लो, मतलब लगभग लगभग क्या करेंगे हम मान लेंगे, माना माना क्या होगा सर 2 मान लो, इसको 2 से गुणा कर दो बस, क्या है 2 से जैसे ही गुणा करोगे वैसे मेरे पास क्या सर एक सूत्र आ जाएगा, यानी अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर, आपको मैं यहाँ अपने मन से दिया हूं तब ये दशमलव ज्यादा आ रहा है, आपको बुक में जो भी सवाल आएगा, पेपर में जो भी आएगा, जो कंपटीशन में आएगा वो कैलकुलेटेड वाला आएगा, ऐसा आएगा जो कट जाएगा जल्दी जल्दी, जो बढ़िया से वैल्यू कटेगा, है ना। ये लगाने का तरीका आपका एकदम यही रहेगा, बस ये बताना चाहता हूं मैं आपको। आगे क्या होगा सर, यहां से आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र का जो आपने लिखा था क्या सर C3H3O, इसका होल ट्वाइस कर दो, ठीक। आगे आ गया सर C6H6O2, ये आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र। आई बात समझ में, बस ये होता है लगाने का तरीका, और कुछ नहीं इसके आगे आपको समझना है ज्यादातर। चलिए जल्दी बताओ आगे चले। अब मूलानुपाती सूत्र अगर आपको आ गया, क्या सर अगर आ गया तो आगे आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाना है, एक कदम और, एक कदम क्या बढ़ाना है कि अब आपको पढ़ना है क्या स्टाइकियोमेट्रिक सिद्धांत। स्टाइकियोमेट्रिक सिद्धांत में आपका क्या होता है कि उसमें आपका कोई क्रिया होती है, उसमें अगर एक पदार्थ मिलाएगा तो दूसरा पदार्थ कितना बनेगा, ये सवाल आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जो बचेगा फिर आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो जल्दी, इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। चलो 1 2 3 आइए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय गणनाएं, क्या रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय गणनाएं। यहां से आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत का मतलब बहुत है, स्टाइकियोमेट्री है ना, एनालिसिस जो भी है एनालिटिकल, यहां आपको पढ़ना है। स्टाइकियोमेट्री में आपका होता है रस समीकरण मिति में क्या होता है कि जो भी कोई भी रासायनिक अपक्रिया दी होगी उस रासायनिक अपक्रिया को पहले हम क्या करेंगे संतुलित करेंगे, संतुलित करने के बाद उसको लिखने के कई तरीके हैं। अब उसको द्रव्यमान द्रव्यमान से लिखेंगे, मोल मोल से लिखेंगे, आयतन आयतन से लिखेंगे, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सर द्रव्यमान द्रव्यमान से, लेकिन इसकी गणना करने से पहले आपको मैं ये लिखना चाहता हूं क्या है, इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं के क्या रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया में
अपक्रिया में इस प्रकार की गणना करने से पहले इस प्रकार की गणना करने से पहले क्या है, अपक्रिया को संतुलित कर लेना अति आवश्यक होता है। ये लिखो, अपक्रिया को संतुलित कर लेना, ध्यान से सुनना, संतुलित कर लेना अति आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। हो गया। सबसे पहले अपक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी है। अब भाई जब संतुलित आप कर लोगे तब क्या करोगे, देखो ध्यान से, इधर आओ। सबसे पहले अब टॉपिक आपका आता है क्या, द्रव्यमान से क्या है, द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। पहला आपको पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। द्रव्यमान संबंधी द्रव्यमान संबंधी गणना, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से मान लो, जैसे माना कि मेरे पास कोई एग्जांपल है, कोई अपक्रिया है, पहले द्रव्यमान ना पढ़ो, पहले मोल पढ़ो यार, क्योंकि द्रव्यमान से गड़बड़ हो जाएगा, इधर आओ, पहले मोल पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा। पहले मोल है ना, पहले मोल खेला खेलते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे क्या होगा। मोल हो गया, मोल संबंधी गणनाएं। यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रासायनिक अपक्रिया लिखते हैं। क्या, रासायनिक अपक्रिया। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, मिलाया क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और क्या बना, H2O बना। ठीक, H2O बना। यहां इसको बैलेंस करो तो भाई ऑलरेडी बैलेंस है, ये क्या है, एक एक लगा है, क्या एक एक लगा है, ये बैलेंस है। ठीक, अब बैलेंस तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको बोलेंगे कैसे। पहला केस इसका देखो ध्यान से, पहले बोलेंगे कि एक मोल, क्या, एक मोल NaOH है ना, से क्या, एक मोल NaCl प्राप्त होता है, ऐसे बोल सकते हैं ना, हाँ बोल सकते हैं। दूसरी भाषा में एक मोल NaOH से एक मोल क्या है सर, H2O प्राप्त हुआ या होता है। ठीक, आप दूसरी भाषा में इसको और बोल सकते हो, एक मोल HCl से एक मोल NaCl प्राप्त हुआ। ठीक, आप अगली भाषा में ये भी बोल सकते हो कि सर एक मोल HCl से एक मोल H2O प्राप्त हुआ। क्या सर, प्राप्त हुआ। बस, यानी 4 प्रकार से इस चीज को आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अब इस बात को नोट करना, इस तरह का सवाल जब आता है तो कैसा आता है, मैं उसको आप एक एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करता हूं। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं 100%। क्या 100% पूछा जाता है, और इस तरह का सवाल जब आता है तो बच्चे गलतियां कर जाते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि भाई आपका कितने मोल से कितना मोल सोडियम के साथ HCl के 4 मोल क्रिया करे, है ना, कि 2 मोल आपका NaCl प्राप्त हो जाए। बट ऐसे कह दिया, अगर ऐसे कह दिया तो आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कितना मोल से क्रिया करा यार, कितना बन जाएगा। कुछ करना नहीं है, एकदम आसान तरीका। देखो ये सवाल बना, इसको हम इतनी प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं इसी पर। क्या, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो अब मैं बात करता हूं सर, एक एग्जांपल लेते हैं, मोल वाला ही है। देखो एग्जांपल, क्वेश्चन ये होगा, है ना,
मान लो हो गया। सवाल बनाना है अपने आप से, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, कितने मोल क्रिया करेंगे कि 2 मोल सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाए। सोडियम सल्फेट प्राप्त हो, है ना, प्राप्त हो। बस ये पूछ लिया सवाल, एक छोटा सा सवाल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी अपक्रिया लिखनी है। क्या? सबसे पहले आपको इसकी अपक्रिया लिखनी है। अपक्रिया किसके साथ हो रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किसके साथ हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो गई। कराने के बाद क्या बना सर? सोडियम सल्फेट, और क्या बना सर? H2O बना, जल बना। ठीक, ये बन गया। बनने के बाद क्या करना? हमने कहा था कि सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले उसको क्या करिए? आप संतुलित करिए। अब संतुलित करते समय आपको ध्यान देना है कि कितना सोडियम 2 बार है, तो सोडियम 2 बार हो गया। सल्फेट 1 बार, सल्फेट 1 बार। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 बार हो गया, और यहां से हो गया। हाइड्रोजन 2 बार यहाँ, तो 2 बार यहाँ, 2 2 4, और ऑक्सीजन 2 बार हुआ तो 2 बार वहां, हो गया बैलेंस। अब बैलेंस जब हो गया तो बैलेंस होने के बाद इसको अपनी भाषा में आप लिखो। क्या? अपनी भाषा में आप लिखो। क्या है? इसी की बात करा तो इसी की बात करो, इसको छोड़ दो। 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, 1 मोल ये है, यानी 1 मोल इसका है, 2 मोल इसका है, और यहां से सर 1 मोल इसका है, और 2 मोल इसका है। ठीक, अब आपसे जो पूछा उसी की लाइन लिखना है। अब देखो यहां हर एक की लाइन लिखी है। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से वो भी लिखा है, फिर इसके लिखा है, उसको भी लिखा है, HCl से लिखा है, उसको भी लिखा है, मतलब अलग अलग लिखा है। तो यहां सवाल पे जिसकी बात कर रहा है उसी की बात को उठा लो। क्या? उसी की बात को उठा लो। अब अगर आपसे कहा है कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करें कि 2 मोल आपका सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाए। यहां से पहले देखो कि एक सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, एक नॉर्मल अपक्रिया देखा गया, एक सामान्य अपक्रिया देखा गया, तो यहां से 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसके साथ जब क्रिया किया तो हमें 1 मोल सोडियम सल्फेट आया है ना। क्या? 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ क्रिया किया तो 1 मोल क्या आया? तो यहां से हम बोलेंगे 1 मोल, ये वी नो दैट हम जानते हैं, इतनी बातें आप जानते हैं, वी नो दैट 1 मोल H2SO4 से क्या आ रहा है? 1 मोल क्या आ रहा है? Na2SO4 आ रहा है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि कितना मोल होगा कि 2 मोल हो जाए। ए भाई 1 मोल से जब 1 आया है तो 2 मोल कब आएगा? 2 मोल से आएगा। बस क्या सर? 2 मोल आएगा, है ना। तो यहां से क्या बोलेंगे? यहां से सर आंसर आ गया खट से, ऐसे बोल दो तुरंत का तुरंत। यानी उल्टा अगर आपको लगाना है, इधर से लिखना है, तो इधर से लिखो कि 1 मोल इसको फिर से लिखो, 1 मोल सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है
होता है 1 मोल H2SO4 से। बात तो वही लिखी है, बात तो वही लिखी है ना। हाँ सर, जब बात वही लिखी है तो काहे घबरा रहे हो। देखो 1 मोल Na2SO4 प्राप्त होता है 1 मोल H2SO4 से, तब 2 मोल Na2SO4 प्राप्त होगा। अगर 2 का गुणा इधर हुआ है तो समझो 2 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 2 मोल H2SO4 से, यानी कि H2SO4 के 2 मोल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करें तो आपका 2 मोल क्या सोडियम सल्फेट आएगा। क्या सर? अतः ये आंसर आ गया सर। अतः क्या है? अतः 2 मोल H2SO4 है ना NaCl के साथ NaOH के साथ क्रिया करता है, तब क्या, तब 2 मोल सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। बस आंसर, दैट इज सिंपल। आई बात समझ में? तो इतना आसान सवाल ये है। क्या सर? एकदम आसान सा सवाल है और कुछ करना नहीं आपको, बहुत आसान सवाल है भाई, इसको समझने की कोशिश करो। चलें आगे। अब थोड़ा सा एक सवाल मैं आपको देता हूं, फिर लगा के लाना है ना, लगा के लेना, या तो दूसरा तरीका पढ़ते हैं, द्रव्यमान से पढ़ते हैं। अब क्या? द्रव्यमान से। चलें, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 3 2 1। यस सर, हो गया। आइए देखते हैं सर, द्रव्यमान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्या होगा सर? दूसरा टॉपिक क्या? द्रव्यमान संबंधी गणना। द्रव्यमान संबंधी गणना कैसे होता है? देखो, आपको कोई छोटा सा एग्जांपल H2 और प्लस O2 चेंज टू H2O, ठीक, बैलेंस कर दो। पहले क्या करो? बैलेंस करो। 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 बार तो 2 हो गए, ठीक। पहली बात तो लिखेंगे क्या सर आप? मोल। क्या? पहले आप लिखेंगे मोल, यानी 2 मोल, इसके 1 मोल और इसके सर क्या? 2 मोल, ठीक। ये आ गया। अब आप द्रव्यमान लिखोगे। क्या द्रव्यमान कैसे लिखोगे आप? हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अरे भाई देखो, आप तो ऐसे चाहो तो मोल बराबर लिखो, फार्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको ये 2 पता है, वेट नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या सर? 2 बार हाइड्रोजन है तो 2 × 2 हो गया। तो ये आ जाएगा वेट बराबर कितना है सर? 2 दूनी 4। क्या? 2 दूनी 4 आ गया। तिरछा गुणा कर दो, 2 दूनी 4, यानी 4 ग्राम आया। यानी कहने का मतलब है कि इसका हमें अगर अणुभार पता है तो अणुभार में मोल से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? उसका वेट आ जाएगा। तो वेट कितना सर? वेट कितना बोलेंगे हम? ये मोल था, है ना, ये वेट होगा। तो क्या होगा सर? इसका आएगा 4 ग्राम। इसका क्या है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? कितना होता है भाई? एक ऑक्सीजन का होता है 16, इसका 2 बार है तो क्या है? अणुभार 16 दूनी 32, यानी 32 ग्राम इसका क्या है? अणुभार है। तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर? 32 ही आएगा। तो यहाँ बोलेंगे 32 ग्राम, ठीक। अब 32 बोलने के बाद ये तरीका मैंने बताया हूँ निकालने का, ये आपका निकालने का तरीका बताया। आगे क्या होगा? इसका सर कितना होगा? जल का अणुभार कितना होता है सर? 18। 2 मोल है तो 18 दूनी 36, बस ये हो गया मोल। मतलब वेट। एकदम सिंपल सवाल है भाई, एकदम सिंपल है, आपको कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, एकदम सिंपल है। आपको वेट आया। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं ऐसे करके, एक रिएक्शन और दूं, जैसे मान लो मेरे पास अगर हम नाइट्रोजन की क्रिया है ना हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, बैलेंस कर दो, अमोनिया है NH3, 2 है यहाँ और यहाँ 3 कर दो, हो गया। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप मोल लिखोगे। क्या? मोल। इसके आगे 1 है तो यहाँ लिखोगे 1 मोल, यहाँ लिखोगे 3 मोल, यहाँ लिखोगे 2 मोल, ठीक। अब इसी को वेट में बदलना है। इसी को वेट में बदलने के लिए क्या करना है आपको? क्या करना है? सीधा अणुभार से गुणा करते चले जाओ, यानी इसके अणुभार से मोल में करो, इसके अणुभार से मोल में करो, इसके अणुभार से मोल में करो, गुणा, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा सर? वेट आ जाएगा। क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? वेट बराबर होता है मोल और बटे मोल गुणे मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है ना। अरे भाई अगर आपको ना समझ में आए तो आपको यहाँ पता है कि सर मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है वेट बटे
भार बटे अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, ये अभी जल्दी पढ़ाया हूं। तो वेट बराबर क्या होगा, वेट को अकेले छोड़ो, इसका गुणा इधर हो जाएगा यानी मोल गुणे मॉलिक्यूलर वेट। तो सर अगर मुझे अणुभार पता है, अणुभार से मोल में गुणा कर दो, उसका वेट आ जाएगा। तो इसका अणुभार कितना होता है नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का हो जाएगा 28, 14 दूनी 28 यानी 28 से करने 28, क्या है 28 ग्राम आ गया। ठीक, इसको क्या लिखोगे, एक हाइड्रोजन का होता है एक, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, मतलब 2 करने 2 और 3 से गुणा करो, 2 3 6 ग्राम। ठीक, ये आ गया। आगे सर इसका 17, 14 3 17, 17 दूनी 34, 34 ग्राम, बस। यानी ग्राम ग्राम से अब तक आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्या है 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होता है। 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होता है। आप इतना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम आसान से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले तो लिख लेना जैसा भी होगा, अगर नहीं लिखोगे तो मैं बताऊंगा, आगे लिखूंगा अगला टॉपिक। इसको यहाँ अगर लिखना तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः आप बोलोगे, क्या बोलोगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्या 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। दूसरी भाषा में 6 ग्राम हाइड्रोजन से, है ना, क्या सर 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त होता है। आप ये लिख सकते हो बस, या आप इस भाषा में लिख सकते हो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो वो कितना ग्राम अमोनिया देता है, 34 ग्राम अमोनिया देता है। बस इस तरह से सवाल लगेगा। तो आज का सेशन यहीं तक के लिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, और देखते हैं क्या होता है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर देना भूलना मत, इस टॉपिक को तो लगाना भूलना मत, और जो मूलानुपाती सूत्र और सूत्र बताया मैंने उसको भी मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जो कि पेपर में पूछा जाएगा 100%। तो चलिए देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाला सेशन जो आपका होगा और भी अच्छा होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय। और सभी बच्चे अपना ख्याल रखने, वादा किया तो पूरा करेंगे, हम है तो गम क्या है, चिंता नहीं करना है। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, और सभी बच्चों को गुड नाइट।